पोल साइंस का मैम। हाँ जी। पोल साइंस का मैम। ओके। एक प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट भी है, वो किसका है? आपका नहीं है वो? नो मैम। ओके। कब है एग्जाम? आपका एग्जाम कब है? मैम कल है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है? जो भी पढ़ा है। मैम इसमें जो क्वेश्चन होते हैं जैसे हम सोशियोलॉजी में कुछ लाइंस अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। एड ऑन लाइंस कर सकते हो, बट थोड़ी मैचिंग होनी चाहिए, पॉइंट के साथ रिलेटिव होनी चाहिए। मैम एक टॉपिक क्लियर कर दो कि बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम एक टॉपिक क्लियर करवा दो। वो भेजो मेरे को अभी, चाहे हाँ जी। चैट पे शेयर कर दो। हाँ जी मैम। सुनिधि, आपका कौन सा एग्जाम है? पोल साइंस ही है? प्लूरलिज्म यानी कि ज्यादा, अनेकवाद जिसको बोलते हैं अनेकवाद। ठीक है। सुनिधि, अभी हम रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल मैनेजमेंट, 2 मिनट इन पोल साइंस वालों को समझा के फिर हम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है? प्लूरलिज्म क्या था? प्लूरलिज्म है अनेकवाद, यानी कि अब जो लोग हैं वो एक चीज पे डिनाई नहीं करते हैं, एक चीज पे या एक चीज को मानते नहीं है। वो क्या है, बढ़ चुकी है, उनकी पावर भी उनकी बढ़ चुकी है, उसको बोलेंगे प्लूरलिज्म। बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, वो सब अनेकवाद में आता है। ओके ठीक मैम। है, बहुत सारी डिवीजन कर दी गई हैं पावर्स की। स्टेट गवर्नर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसको। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, और कुछ पूछना है? एक्चुअली ये क्लास प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की है, तो अगर आपको पॉलिटिकल वालों को अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। ओके मैम। कल लगाओगे मैम हमारी क्लास मॉर्निंग? कल क्लास? हाँ जी, ले लेंगे कल क्लास। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप अच्छे से रिवाइज कर लो, कल आपकी क्लास ले लेंगे, ठीक है? आपके डाउट्स ले ठीक है। लेंगे। ओके। ओके ओके मैम। हाँ जी सुनिधि, रुपिंदर, आपके डाउट्स, आपको जिस पॉइंट पे डाउट है वो पूछो।
किसी के पास बुक की वो है, बुक की क्या कहते हैं, पीडीएफ, बुक की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ? ओके, कोई बात नहीं। बुक की पीडीएफ या नोट्स की पीडीएफ हो, हाँ जी, तो वो मेरे को शेयर कर दो मेरे नंबर पे अभी, देन हम उसमें से पढ़ते हैं। हाँ जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? दिखाई दे रही है स्क्रीन? ओके, गुड। तो प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है, जो मैनेज करते हैं उनको मैनेजमेंट बोलते हैं। जो लोग मिलके मैनेजमेंट मैनेज करते हैं सारे काम को, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए सारी चीजों को कुछ प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, यानी कि कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तभी जाके पता चलता है कि हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं, अच्छे से लगी है या नहीं। तो उसी प्रैक्टिस को, उसी प्रिंसिपल्स को हम एक सब्जेक्ट का नाम देते हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। फर्स्ट है हमारा राइट डाउन द स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले वैसे भी मैनेजमेंट का फर्स्ट, मैनेजमेंट का अगर स्टेप पढ़ते हैं तो प्लानिंग फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। कौन कौन से स्टेप है मैनेजमेंट के? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्लानिंग का। और लास्ट स्टेप कौन सा होता है? कंट्रोलिंग का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग होता है, लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि थिंक बिफोर डूइंग, कुछ भी करने से पहले सोचना, उसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, थिंक बिफोर डूइंग, ओवर मुझे कुछ नहीं हुई क्या उसको हम डिलीट कर बोलेंगे रहे हो। प्लानिंग। तो प्लानिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे? अगर हम किसी चीज को अपने प्लान कर रहे हैं, क्लास। आप सिंपल लैंग्वेज में देख लो, अगर आप वेडिंग प्लान भी करते हो, अगर आपके घर पे वेडिंग आ जाती है और आप उसको प्लान भी कर रहे हो, वेडिंग प्लान भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको यही सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। सबसे पहले अल्टर एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर मैरिज है तो हम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैरिज पे जाना। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट ने जो भी प्लानिंग करनी है वो अपने पहले ऑब्जेक्ट को देख के करनी है। ठीक है, मान लो उनको कंपनी में थोड़ी सी डिसिप्लिन लेके आना, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी में डिसिप्लिन। ठीक है, देन डेवलपिंग प्रेमिसेस, तो वैसा इन्वायरमेंट डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उनको बताया जाएगा कि कल से आपकी टाइमिंग 8:30 है, 8:30 से 8:35 तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रीमिसेस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, देन कलेक्शन एंड क्लासिफाइंग ऑफ डाटा, फिर देखा जाएगा कि लोग सच में 8:30 से 8:35 के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा डेली का। देन अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट, फिर
अगर हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव्स मिलते हैं हमें, ठीक है, फिर उसको पहले सारे अल्टरनेटिव्स को देख लेंगे कि क्या किस किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, या कौन कौन सा है स्टेप जो हमारे प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। तो उन सबको चेक करेंगे और फिर जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन प्लान को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेशन में बता देंगे। प्लान को सबको कम्युनिकेट करेंगे, जो जो लोग प्लान में इन्वॉल्व होंगे उन सबको कम्युनिकेट किया जाएगा। और लास्ट स्टेप होता है प्लान को कंट्रोल किया जाएगा, देखा जाएगा कि प्लान जो है जैसे सोचा था वैसे ही वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये प्लानिंग के स्टेप्स है। नेक्स्ट आ गया 7S मॉडल गिवन बाय MC हिस्कन इनसे। MC किन्से ने मॉडल दिया था, फ्रेमवर्क दिया था मैनेजमेंट मॉडल का, जो कि क्या है 7S मॉडल। 7S में मतलब कि 7S से शुरू होने वाली चीजें, 7 फैक्टर्स जो कंपनी को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, इफेक्ट करती है। फर्स्ट आ गई स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक कंपनी को अपने कंपनी को रन करने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर, हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए। सिस्टम, जो भी सिस्टम से वर्क हो रहा है सिस्टम वैसे ही चलता जाना चाहिए। ये नहीं है बीच में से आप मान लो सेल्स वालों को उड़ा दोगे या फाइनेंस वालों को भूल जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। या सिस्टम अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। शेयर वैल्यूज, आपस में वैल्यूज, आपस में थॉट्स शेयर करने चाहिए एक दूसरों को, ठीक है। सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। स्किल्स, जो लेबर है उनकी स्किल को हमेशा डेवलप करने के फॉर्म में ही रहना चाहिए, उनको अलग अलग ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, अलग अलग उनके कैंपस लगाने चाहिए। देन स्टाइल, देन स्टाफिंग, ठीक है, फिर उसको स्टाफ करना है, लोगों को सही जगह पे बिठाना है, जो लोग जिस काम को कर सकते हैं उनको वही काम देना। नाउ व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं मैनेजर्स के पास, ठीक है। मतलब एक मैनेजर है, उसके अंडर पूरी की पूरी ब्रांच है, तो ब्रांच यानी कि उसके अंडर पूरे के पूरे सबऑर्डिनेट्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है। तो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट में वो क्या कह रहे हैं कि एक जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, उसको एक सुपीरियर देना चाहिए। यानी कि सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे हैं और उनके ऊपर मैनेजर भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हैं, या कोई भी मैनेजर जो है किसी भी सबऑर्डिनेट को काम दे सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स अलग अलग अपने सुपरवाइजर के पास मैनेज होने चाहिए। ना तो ऑल सबऑर्डिनेट्स वन सुपीरियर के पास होने चाहिए, और ना ही वन सबऑर्डिनेट ज्यादा सुपीरियर के पास होने चाहिए। यानी कि एक पर्सन जितने सबऑर्डिनेट्स हैंडल कर सकता है उसको सिर्फ उतने ही देना। देयर वॉज टू बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द वन सुपीरियर, ठीक है। एक सुपीरियर अगर 10 सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है तो उनको 10 सबऑर्डिनेट्स ही देने हैं बस, उससे ज्यादा नहीं देने, ताकि मैनेजमेंट जो है वो ढंग से हो सके, ठीक है। डिफाइन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसमें इन ऑल एक्टिविटीज क्या है, ग्राउंडेड लेवल ग्रुप्ड होती हैं, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन का फंक्शन है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का है तो फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सब एक जैसी एक्टिविटी को एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड कर दिया जाता है। स्पेशलाइज एक्टिविटी कर दोगे तो उसको बोलेंगे फंक्शनल मैनेजर, ठीक है। एक फंक्शन का एक मैनेजर, फाइनेंस का फाइनेंस मैनेजर, सेल्स का सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन का प्रोडक्ट मैनेजर। देन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, ये हमने पढ़ा हुआ है। सेंट्रलाइज यानी कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी बिजनेस की पावर सिर्फ एक पर्सन के पास होना, या फ्यू लोगों के पास होना, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑनर्स और शेयर होल्डर, बस इन्हीं को ही दी जाती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज क्या है? जो पावर है उसको बांट देना, ऊपर से लेके नीचे तक सभी को थोड़ी थोड़ी पावर दे देना, ताकि वो अपना काम जो है वो पावर के थ्रू कर सके। एडवांटेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, एडवांटेज का कोई इशू नहीं है। फोर्स ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं?
एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस जो है उस दो फैक्टर से इफेक्ट करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में कौन आते हैं? जो मैनेजमेंट के अंदर रहकर चेंज करते हैं, जैसे कि उनके लेबर्स, उनके पर्सोनल, ठीक है, उनके वर्क पावर, उनका क्लाइमेट जहाँ पे वो रह रहे हैं, या क्राइसिस, लॉस आ जाना, ये सब क्या है? उनके इंटरनल फैक्टर जो उनके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया? टेक्नोलॉजी, हमारे कॉम्पिटिटर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल चेंज, या लॉ में कुछ चेंज हो जाना, तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। देन हेलो इफेक्ट आ गया। हेलो इफेक्ट क्या है? किसी एक ओपिनियन को लेके, किसी पर्सन की एक अच्छी चीज को लेके हम उसको क्या मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ठीक है, मान लो एक शेफ है, वो बहुत अच्छी एक डिश बना लेता है, एक डिश वो बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कुकिंग बहुत अच्छी करता है। हमने क्या किया? एक डिश के बदले में उसको पूरी कुकिंग का किताब दे दिया। तो इसमें क्या है? जब किसी का एक अच्छा करेक्टरिस्टिक्स देखते हो आप, और उसके बेस पे आप उसको जज कर लेते हो। मान लो कोई बिजनेस पर्सन है, वो टाइम पे आता है या टाइम से 10 मिनट पहले आता है, तो ये वाले फैक्टर को आप देख के बोलते हो कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, चाहे वो काम अच्छे से करता है चाहे नहीं करता। आप उसके टाइम को देख के क्या बोल रहे हो कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है। देन क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है? हायरार्की में जो भी डिफरेंट डिफरेंट, अभी हमने मैनेजर्स पढ़े है ना, कि फाइनेंस का फाइनेंस मैनेजर होता है, और सेल्स का सेल्स मैनेजर, ठीक है। अब हमारे पास चार फैक्टर है: सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन। चारों के एक एक पर्सन को निकाल के एक अलग टीम बनाना, उस टीम को बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, यानी कि सबके सभी पर्सन जो है उनके फंक्शन आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। कोई भी एक ही डिपार्टमेंट का नहीं है। उस टीम में क्या होगा? एक फाइनेंस का होगा, एक मार्केटिंग का होगा, एक सेल्स का होगा, एक प्रोडक्शन का होगा। चारों अलग अलग होंगे, इसी को बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। देन क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या है? जो पर्सन सेम ड्यू जो एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो सेम ड्यूटी और सेम परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो आपस में क्या है? क्वालिटी सर्कल जो है स्पेंड कर रहे हैं। डेल्फी टेक्निक ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। डेल्फी टेक्निक क्या है? इसमें क्या होता है? बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको एक कमरे में बिठा दिया जाता है, ठीक है, और उनको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, या कंपनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दे दी जाती है। देन वो उस प्रॉब्लम का अपनी एक्सपर्टिज्म से, यानी कि वो एक्सपर्ट है, तो वो अपनी एक्सपर्टिज्म से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका आंसर्स लिखेंगे। फिर उस सभी के उनसे ले लिया जाएगा शीट्स वापस, और उन सभी के आंसर्स को मैच किया जाएगा। जिस जिस पॉइंट पे सभी के आंसर सही होंगे, सेम होंगे, वो पॉइंट तो फाइनल है कि वही हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम में यूज करेंगे। और जिस जिस क्वेश्चन में उनके जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहे, उसमें क्या करेंगे? उसमें उनको दोबारा से फिर से शीट दिए देंगे। ये तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक उनके आंसर्स बिल्कुल मैच नहीं हो जाते। जब तक सबके आंसर मैच नहीं हो जाते तब तक ये हम रिपीट करते जाएंगे। वट आर द एसेंशियल कंपोनेंट इन बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग यानी कि पहले से अनुमान लगाना, ठीक है। तो बिजनेस में अनुमान लगाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है? ग्राउंड वर्क डेवलप करना है, हमें पता होना चाहिए पिछले साल क्या हुआ था, हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर के बिजनेस को एस्टिमेट करना, फिर कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल में हो रहा है और जो हमने एस्टिमेट किया था वो। फिर रिफाइनिंग करेंगे फोरकास्ट प्रोसेस को, यानी कि फिर उसको दोबारा से शुरू करेंगे कि जितना हुआ है उतना ठीक है, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको हम दोबारा से रिसाइकल कर देंगे, यानी कि रिफाइनिंग कर देंगे। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड पावर? वेरी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ जी, बताओ, व्हाट इज डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड पावर? पढ़ो, यहाँ से रीड करो और मुझे बताओ।
हाँ जी। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन मीन्स फॉर्मल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो भी सिर्फ कुछ काम को करने के लिए। मान लो आज मैं मैनेजर हूं, मैंने अब सबने सबऑर्डिनेट को एक स्पेसिफिक फाइल दी है, बस उस स्पेसिफिक फाइल के लिए वो क्या है? डेलीगेशन है उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर वो, मेरे ऊपर वो पावर है सिर्फ उसी काम को करवाने की, बस और पावर नहीं, तो उसको डेलीगेशन बोलेंगे। अथॉरिटी यानी कि उसके पास फुल पावर है, ठीक है, वो पूरा एक्सपर्ट है, वो अपने सबऑर्डिनेट से फुल काम करवा सकता है, ठीक है, और उसके डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक शेयर की वैल्यू कम करना, शेयर की वैल्यू बढ़ाना, शेयर का प्राइस डिसाइड करना, तो ये सारी पावर्स हैं जिसके पास, वही मैनेजमेंट को इफेक्ट करेगा। और इन्हीं हाई पावर्स को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। और पावर, पावर क्या होता है? जब हम किसी और को इन्फ्लुएंस कर सके, जब हमारे काम को देख के दूसरा बंदा इफेक्ट हो, उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे क्या दिखाते हैं? पावर दिखाते हैं, ठीक है, वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट आ गया प्लानिंग। प्लानिंग हमने पढ़ा, प्लानिंग क्या है? थिंक बिफोर डूइंग, कुछ भी काम करने से पहले उसको सोचना, उसको बोलते हैं प्लानिंग, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सब सोचना क्या है? प्लानिंग है। तीन तरह की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और कॉन्टिजेंसी। देन फर्स्ट आ गया ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान, प्लान क्या है? जो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट हो, ठीक है, एक ग्रुप के द्वारा किए जाएं, ठीक है, और एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए किए जाएं, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए किए जाएं, ठीक है। ये सिंगल यूज प्लान होते हैं, यानी कि ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। कुछ ऐसे सिंगल यूज प्लान होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यू होते हैं, यानी कि जो खत्म ही नहीं होंगे, वो यूज होते रहेंगे बार बार। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देना, पहला स्टेप कंप्लीट करके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाना, नेक्स्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना। टैक्टिकल प्लान क्या है? Tactic plan concern with what the lower level unit within each division must do, how they must do it, and how it is change it. Each level. Tactic are the means need to activate a strategy and make it work. ये शॉर्टर प्लान होते हैं, नैरो प्लान होते हैं, कम टाइम के लिए प्लान होते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे लोअर लेवल के पर्सन है वो काम, जो उनको काम दिया गया है वो उसको कैसे कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। देन कॉन्टीजेंसी प्लान वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सिचुएशन लाइक फाइनेंशियल, हेल्थ, प्रोफेशनल इमेज, मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। देन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डिसीजन लेना, उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी आप एक्शन लेने वाले हो उसको पहले सिलेक्ट करना, उसको बोलेंगे डिसीजन। देन सबसे पहले इसके स्टेप में पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, कि कोई काम हो रहा है या कोई काम गलत हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है। सेकंड, एनालाइज करेंगे उस प्रॉब्लम को, चेक करेंगे, जानेंगे कि उसके क्या क्या कारण है। देन उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशंस ढूंढेंगे कि अब इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देन फिर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसको उसका डिसीजन ले लेंगे, और फिर जो डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फॉलो अप करते रहेंगे, यानी कि चेक करते रहेंगे कि डिसीजन सही लिया या नहीं लिया। हाँ जी, रिक्रूटमेंट आ गई और उसकी वेरियस प्रोसेस आ गई। पढ़ो एक बार, व्हाट इज रिक्रूटमेंट।
हाँ जी, समझ में आया। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है अपने जॉब के लिए राइट पर्सन को सर्च करना। यानी कि रिक्रूटमेंट क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। इसमें क्या करते हैं? इसमें बाहर से लोगों को इनविटेशन भेजते हैं, मतलब लोगों को इनविटेशन भेजा जाता है कंपनी से कि आप आओ और अपना डाटा लेके आओ और हम क्या है, हम जॉब्स दे रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है इसमें। ठीक है? रिक्रूटमेंट के प्रोसेस 2 तरह से हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल में ट्रांसफर्स, यानी कि जो हमारे पास काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हीं को हम हायर पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है? या उन्हीं को ही काम में उन्हीं को ही एक एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, प्रमोशन जैसे कि। ठीक है? उनको क्या दे दिया? प्रमोशन दे दिया। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के सोर्स से हम मंगवा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे कि आप इंडीड पे देखते हो, वो क्या है? वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है? वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे कंपनी में जॉब करो। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, वही मीडिया टीवी पे दिखा देना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड होता है। ठीक है? जैसे कि ये जॉब फेयर्स वगैरह लगते हैं, कैंपस लगते हैं। ठीक है? कोई रिकमेंड कर देता है, अगर आपका प्रेजेंट कोई एम्प्लॉई है वो रिकमेंड कर देता है कि आप इसको बुला लो। ठीक है? वेब पब्लिशिंग, अगर आप ऑनलाइन क्या है पब्लिश कर देते हो अपनी साइट पे कि हम क्या है रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी परफॉर्मेंस की जा रही है, ठीक है, बिजनेस में किसी एम्प्लॉय के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको एप्रिशिएट करना। ठीक है? उसको बढ़ावा देना, उसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। यानी कि उसकी एबिलिटी को जान के उसको अब उसकी प्रेज करना, उसको बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन अप्रेजल के मेथड्स होते हैं बहुत सारे। तो एक है स्टेट रैंकिंग मेथड, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये। और इसमें क्या करते हैं? रैंक दे दिए जाते हैं न्यूमेरिकल, कि ये एम्प्लॉय फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये फोर्थ आया, ये 10th आया। वो गया रैंकिंग सिस्टम। देन पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक, यानी कि अब दो दो के पेयर को कंपेयर किया जाता है, इन दोनों में से ये अच्छा है, इन दोनों में से ये अच्छा है। मैन टू मैन कंपैरिजन, ये क्या है? सिलेक्ट एनालाइज इन लीडरशिप, लीडरशिप लीडर के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं पर्सन। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों में से मैन इंडिविजुअली सिलेक्ट किए जाते हैं। फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, यानी कि थोड़ी जजमेंटल हो गई। मान लो कोई पर्सन है, वो आपका आपके मतलब आपका जो है बहुत ज्यादा क्लोज है आपसे। ठीक है? तो आप उसको थोड़ा पर्सनल चॉइस कर देते हो, थोड़ा नेगेटिव हो गया। ठीक है?
चेकलिस्ट मेथड, चेकलिस्ट बनाना, ठीक है, 4-5 पॉइंट लिख लेना और उसको देखते जाना। अगर उसमें चारों पॉइंट है तो चारों पे टिक करते जाना, जिसमें 2 है उसमें 2 टिक करते जाना, ठीक है। मॉडर्न आ गया, मॉडर्न आ गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव, जो भी कंपनी के पर्सन्स है, अगर वो ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। 360 डिग्री एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। 360 डिग्री एनालिसिस क्या है, एक पर्सन को पूरे 360 डिग्री से देखना, यानी कि पूरा गोल घूम के देखना, उसके हर एक आसपास की एक्टिविटी, हर एक आसपास के लोगों से उसका पता करना कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसमें उससे अपर लेवल और लोअर लेवल हर तरह के पर्सन से पूछा जाता है उस पर्सन के बारे में। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, ह्यूमन को एज अ एसेट समझना, ठीक है, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन को भी फुल करना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी हाई कर। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल यानी कि बार्स, इसको क्या बोलते हैं, ये मेथड है, डिफरेंट ग्राफ स्केल है एक तरह का, जिसमें बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज होते हैं, यानी कि एक क्रिटिकल एरिया में वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको स्केल में रेट दिया जाता है। पोटेंशियल अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल क्या है, ability of the employee that not being used by employee used at the time of appraisal if search for the latent ability of the employee in discharging higher responsibility in future, ठीक है, यानी कि उसको उसकी पोटेंशियलिटी चेक की जाती है, उसको नए नए ट्रेड्स, उसको नया नया एक्सपीरियंस दिया जाता है, या उसकी पास्ट एक्टिविटी देखी जाती है, क्या ये फ्यूचर की एक्टिविटी करने के लिए लाइबल है या नहीं, क्या ये फ्यूचर में वो वर्क कर सकता है या नहीं, जो हम इसको देना चाह रहे हैं। देन ये मैस्लो की थ्योरी आ गई, मोटिवेशन की थ्योरी आ गई, 2 थ्योरी लिखनी है। मोटिवेशन क्या होता है, सबसे पहले कि पीपल को कुछ अचीव करने के लिए पर्पस देना, ठीक है, डिजायर गोल को अचीव करने के लिए लोगों को पर्पस देना, उसको बोलेंगे मोटिवेशन। विलिंग टू एक्सपेंड एनर्जी, अपनी एनर्जी को बढ़ाने की पावर, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, पहली आ गई मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी क्या कहते हैं कि उसकी 5 तरह की नीड है, ठीक है। पहली नीड है बेसिक नीड, ठीक है। सेकंड एस्टीम, थर्ड बिलोंगिंग, सॉरी सेकंड सेफ्टी, थर्ड बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। साइकोलॉजी में नीड क्या है, साइकोलॉजी यानी कि बेसिकल नीड, जिसपे हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, सोना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि जो बेसिक है ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन सेफ्टी, सेफ्टी में आ गया सिक्योरिटी चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, एलआईसी की पॉलिसी, ये सब क्या हो गया, सेफ्टी नीड्स। उसके बाद बिलोंगिंग, बिलोंगिंग यानी कि लव चाहिए, ठीक है, लोग दोस्त चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, वो हो गया बिलोंगिंग। एस्टीम नीड में जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर रहे हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, फुल पोटेंशियल में हम क्या है, फुल पोटेंशियल जो है वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैस्लो ये भी कह रहा है कि एक नीड जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप सेकंड नीड पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि जब तक आपकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं होती तब तक आप सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते हो, जब तक सिक्योरिटी नहीं फुलफिल होती तब तक आप बिलोंगिंग के बारे में नहीं सोचते। तो ये जो नीड्स है वो एक के बाद एक चलेंगी। देन हर्ट्जबर्ग की थ्योरी आ गई। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी 2 तरह की है, हाइजीन और मोटिवेशनल। हाइजीन फैक्टर कौन से हैं, सैलरी, सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस की, ठीक है, ये क्या है, ये मोटिवेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इनकी मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये वो फैक्टर है कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मतलब अगर है तो दिखाई नहीं देंगे। मान लो सैलरी मिल रही है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें लग रहा है ये तो होना ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर ये मिसिंग हो जाए, अगर आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी ना मिले, सैलरी मिलनी बंद हो जाए, तो आपको क्या है, डिससेटिस्फेक्शन आएगी, यानी कि इसका होने से सेटिस्फेक्शन आए ना आए, लेकिन ना होने से डिससेटिस्फेक्शन जरूर आएगी।
और मोटिवेशनल इसके ऑपोजिट है, यानी कि जिसके होने से सेटिस्फेक्शन होता ही होता है। ठीक है, जिसके होने से सेटिस्फेक्शन होता ही होता है। हाँ जी, क्लियर है? आज जितना पढ़ा क्लियर है, समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? आज मैंने पढ़ाया है, कल मैं सिर्फ डाउट्स लूंगी। आज मैंने आपको एक बार बता दिया कि मैनेजमेंट होता क्या है, देन आपने आज पढ़ना है अच्छे से। कल आपने मुझसे पूछना है कि मैडम ये वाला क्वेश्चन बता दो, मैडम ये बता दो, मैडम मोटिवेशन बता दो क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने पूछना है कल। कल आपके पास डाउट्स होने चाहिए। ठीक है, आज अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, देन कल डाउट्स करेंगे। क्लियर है? अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बता सकता है। सब्जेक्ट बिल्कुल भी औखा नहीं है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो।